नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप्त गोयल डॉक्टर मनोज जैन द्वारा संचालित काव्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम देखेंगे आज 2012 के पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे, किस लेवल पे क्वेश्चन आए थे और हमें कैसे अटेम्प्ट करने थे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 2012 प्रश्न पत्र। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 का होल पावर 3 के बराबर नहीं है। पूछ रहा है ये जो आपके सामने वैल्यू दी गई है इसका मान इन चारों ऑप्शनों में किसके बराबर नहीं है। तो देखेंगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले 3 की घात 2 की घात 3 का मान हम निकालेंगे। तो देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है और हम आगे घातांक में भी ये चीज़ पढ़ेंगे। जब कोष्टक के बाहर घात हो, जब कोष्टक के बाहर घात हो तो घात क्या होती है, गुना हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणा 3, यानी मेरा आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 3 की घात 6। मेरा आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 3 की घात 6। और मुझे पता होना चाहिए कि 3 की घात 6 का मान क्या होता है। एक बार आपको बता देता हूं, वैसे जनरली आपको सॉल्व करके याद ही रखना है। ये 3 को कितनी बार गुणा करूंगा, 3 बार गुणा करूंगा, 1 2 3 4 5 6। 3 को गुणा करूंगा कितनी बार, 6 बार। 3 को गुणा किया 3 से 9, 9 को गुणा किया 3 से 27, 27 को गुणा किया 3 से 81, 81 को गुणा किया 3 से 243 और 243 को गुणा किया 3 से क्या मिल गया मुझे, 729 मिल गया। क्या मिल गया, 729 मिल गया। तो 3 की घात 6 का मान क्या होता है, 729 होता है। यानी इसकी वैल्यू अब मुझे पता चल गई, कितनी, 729। अब मैं क्या करूँगा बताइए दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा। वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि किसके बराबर नहीं है, यानी 3 ऑप्शन आपके सामने ऐसे होंगे जिसका मान 729 के बराबर होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका मान आपका 729 के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को देखेंगे कि जिसका मान 729 के बराबर नहीं है और वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या करेंगे, 3 की घात 6, 3 की घात 6 है, यानी ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी इसका और इसका मान बराबर है और हमें ज्ञात करना है जो बराबर नहीं है। तो जनरली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई देगा, 6 की घात 3। देखो 6 की घात 3 का मान कितना होता है, 6 की कितनी भी पावर हो, 6 इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। 6 की कितनी भी पावर लगी हो, हमेशा पावर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो इधर से यदि मैं 6 का क्यूब का मान निकालूंगा तो 6 गुणा 6 तो मुझे मिलेगा 6 6 36, 36 गुणा 6 216। देखो 216 इसके बराबर है क्या, नहीं है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक यूनिट डिजिट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिटी मेथड हम पढ़ेंगे, जिससे हम हर कैलकुलेशन का इकाई का अंक आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। तो इसी श्रृंखला में जब हम पावर की बात करेंगे तो हमेशा ये याद होगा कि 6 पे कितनी भी घात लग जाए, 6 पे कितनी भी घात लग जाए, हमेशा आंसर में इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो 6 की घात 3 का मान कितना हो गया, 216 हो गया। तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में मुझे मिल रहा है 216 और मुझे चाहिए कितना, 729। क्या ये बराबर है, नहीं है। और यही हमसे पूछा था, जो बराबर नहीं है वही हमें बताना है। तो मेरा आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 6 की घात 3 यानी 216। एक बार इनको भी देख लेते हैं कि 27 की घात 2 जब मैं निकालूंगा तो इसका मान कितना आएगा, 729 आएगा। और 9 की घात 3 निकालूंगा तो इसका मान कितना आएगा, 729 आएगा। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, इन तीनों ऑप्शनों में जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो प्रश्न के बराबर है, जबकि हमें जो चाहिए वो बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है तो छात्रों की संख्या है। देखो, एक विद्यालय में कुछ छात्राएं हैं और कुछ छात्र हैं, दोनों की संख्या मिलाकर हमारे पास 54 है। बोल रहा है छात्रों की संख्या 4/5, छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। तो देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हम एक तरीके से मान के चले, हमें अनुपात दिया गया है 4/5, यानी गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या की 4/5 गुनी है। बॉयज़ की संख्या की 4/5 गुनी है। तो देखो, यदि मैं छात्रों को 5 मान लूँ, तो मेरी गर्ल्स यानी छात्राएं कितनी हो जाएंगी बताएं। 5 यहाँ पर रखूँगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ रखूँगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यदि 5 यहाँ पे रखूँगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और मुझे 4 मिल जाएगा। यानी यदि कुल 9 छात्र हैं, यदि कुल 9 विद्यालय में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं, तो उनमें से 5 तो क्या होंगे, छात्र होंगे, और 4 क्या होंगी, छात्राएं होंगी। ये मेरे समझ में आ गया कि यदि 9 छात्र होते तो 5 छात्र होते और 4 छात्राएं होती, जबकि मेरे पास छात्रों की कुल विद्यार्थियों की संख्या है 54। तो देखो, जब 9 छात्र हैं, जब 9 विद्यार्थी हैं, तो छात्रों की संख्या मेरे पास में कितनी है, 5 है। जब 9 विद्यार्थी है तो मेरे पास छात्रों की संख्या कितनी है, 5 है। तो जब मेरे पास में एक विद्यार्थी होगा तो मेरे छात्रों की संख्या कितनी होगी, 5/9। और जब मेरे पास में 54 विद्यार्थी हैं, जब मेरे पास में 54 विद्यार्थी है तो मेरे पास छात्रों की संख्या कितनी होगी, 5/9 गुणा 54। 9 से काटूंगा 54 को 6 बार, मुझे मिल जाएगा 30। यानी 54 विद्यालय में विद्यार्थी हैं, 54 विद्यार्थी हैं कुल विद्यालय में, तो 30 क्या होंगे, 30 क्या होंगे मेरे पास में, छात्र होंगे, और बचे हुए क्या होंगे, छात्राएं होंगी। यानी 30 मेरे पास छात्र हैं, तो छात्राएं कितनी होंगी, 4 को गुणा करूंगा इधर, तो 6 गुणा 4 24, यानी 30 छात्र और 24 छात्राएं होंगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है छात्रों की संख्या, तो मेरा आंसर हो जाएगा 30। एक तरीका हमारा ये है अनुपात का मेथड। ये है क्या, अनुपात का मेथड। यदि आप चाहो तो मैं आपको x वाला मेथड भी बता सकता हूं कि x मान के कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, एक कक्षा में मैं मानता हूं कि छात्रों की संख्या मैं मानता हूं x है, मैं मानता हूं छात्रों की संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या कितनी आ जाएगी, तो छात्राओं की संख्या मुझे कितनी मिल जाएगी बताओ, छात्रों की संख्या का 4/5 गुना, यानी x का 4/5 गुना, x का 4/5 गुना, यानी छात्रों की संख्या मैंने मान ली x, तो छात्राओं की संख्या मुझे मिल गई 4x/5। अब देखो, आपके सामने लिखा हुआ है टोटल है 54, तो मैं छात्र और छात्राएं, ये तो हैं छात्र x और 4x/5 क्या है, छात्राएं, इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 54 विद्यार्थी आ जाएंगे। तो यहाँ से मेरे को एक समीकरण मिल गया, और एक समीकरण मेरे पास है और एक ही वेरिएबल है, यानी एक ही चर है, और वो है x, यानी एक ही अज्ञात राशि है मेरे पास, क्या, x। तो मैं आराम से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एलसीएम मेरा आ जाएगा 5, इधर मुझे मिल जाएगा 5x + 4x बराबर मुझे मिलेगा 54। देखो 54, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x + 4x बराबर मुझे कितना मिल जाएगा, 9x। 5x + 4x कितना मिल जाएगा, 9x/5 बराबर 54। 9x/5 बराबर 54, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और
9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 54 गुणा 5/9। 9 से काटूंगा 54 को 6 बार, तो x बराबर मुझे मिलेगा 6 गुणा 5 यानी 30। 6 गुणा 5 यानी 30। तो यहाँ भी मेरा आंसर क्या मिल गया मुझे? 30। देखो किसी भी मेथड से सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी है, आप कितना समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है, और कंसेप्ट आपके कितने क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मेथड आपके लिए ईजी रहेगा। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, यदि आप सही मेथड लगा रहे हैं और सही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? छात्रों की संख्या मैंने मानी थी x, तो मुझे मिल गया 30। अब देखिए पूछ भी यही रहा है छात्रों की संख्या, तो मैंने निकाल दिया 30। यदि मुझसे पूछता छात्राओं की संख्या तो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई थी। देखो x की वैल्यू मैं यहाँ रखता तो मुझे क्या मिल जाता? छात्राओं की संख्या। तो कितनी मिलती? x की वैल्यू मैंने रख दी 30 गुणा 4/5। 5 से कैंसिल होगा 30 6 बार, तो मुझे मिल जाती छात्राओं की संख्या 24। छात्राओं की संख्या कितनी मिल जाती? 24। देखो 24 भी ऑप्शन में है, 30 भी ऑप्शन में है। यदि आप इस वर्ड को ढंग से नहीं पढ़ते हो कि उसने पूछा क्या है, यदि आप इस वर्ड को ढंग से नहीं पढ़ते हो कि उसने पूछा क्या है, तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में चॉइस भी लगा सकते हो। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो कन्फ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट ना करें। आगे देखें, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आपके सामने ये बहुपद लिखा हुआ है 27x³ प्लस 27x² प्लस 9xy² प्लस y³ को जब मैं y प्लस 3x से भाग दूं तो मेरा प्राप्त ये है भागफल। भागफल तथा शेषफल क्या होगा? देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें दिया गया है कि भागफल और शेषफल। तो हमें क्या करना है? इस वाले पॉलिनोमियल में यानी इस वाले बहुपद में, इस वाले बहुपद का क्या देना है? भाग देना है। तो मेरे पास जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो एक बार देखो, इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? जब आप सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, तो आपको एक सूत्र आएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये फॉर्मूला होता है किसका? a प्लस बी के होल क्यूब का। a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ देखो इस फॉर्मेट में ये जंप आ रहा है क्या? इस फॉर्मेट में ये जंप आ रहा है क्या? देखो सबसे पहला वाला पार्ट है 27x³। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 3x का होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या? 3x का होल क्यूब बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 की घात 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 27, और x की घात 3 करूँगा तो मुझे x³ मिल जाएगा। अब देखिए अगला, इधर से देखिए, जब मैंने a को ये मान लिया, तो मैं 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलग कर लूँ, a को मल्टीप्लाई कर लूँ, तो देखो मेरे पास में क्या बचेगा? 3 तिया 9x मुझे इसमें से मिल गया। तो मेरे पास में b का मान कितना बचा? बताओ b का मान कितना बचा? ये मेरा x का स्क्वायर होगा और b का मान मेरे पास में कितना बचेगा? y बचेगा। देखो 3a² b, देखो 3a² b। अगर इस वाले को सॉल्व करने पर मुझे ये मिल जा रहा है तो मैंने सही माना है। मैंने क्या किया है? सही माना है। देखो 3 का स्क्वायर करूँगा 9 को गुणा करूँगा 3 से, क्या मिल जाएगा मुझे? 27। x का स्क्वायर और एक बार y यानी x² y, यानी मैंने जो माना था वो बिल्कुल सही माना था। अगले वाले में भी देखेंगे, 3 किया, उसके बाद में a क्या है? 3x है, और b² में करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? y का स्क्वायर। देखो इस वाले को सॉल्व करने पर मुझे ये मिल रहा है क्या? 3 को गुणा करूँगा 3 से, क्या मिलेगा? 9 मिलेगा।
x कितनी बार है, एक बार है, और y कितनी बार है, दो बार है, बिल्कुल मिल रहा है। प्लस b मैंने y माना है तो y का क्यूब है यहाँ पर, यानी इस वाले फॉर्मेट में ये पूरा जम चुका है। तो देखो a का मान कितना हो जाएगा 3x और b का मान कितना हो जाएगा y। तो मुझे क्या मिल जाएगा इस वाले समीकरण से, y प्लस 3x का होल क्यूब। क्या मिल जाएगा, y प्लस 3x का होल क्यूब मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी इस वाले बहुपद का मान किसके बराबर है, y प्लस 3x का होल क्यूब। अब देखो वो ये पूछ रहा है कि इसमें भाग देना है किसका, इसका। तो देखो इसमें भाग दूं या इसमें भाग दूं, ये दोनों बराबर है, किसी में भी भाग दूं बात एक ही होगी। तो देखो इसमें जब मैं भाग दूंगा तो y प्लस 3x का होल क्यूब में जब मैंने भाग दिया किसका, y प्लस 3x का, तो देखो यहाँ एक घात है, यहाँ तीन घात है। मैंने आपको बताया था जब आधार बराबर है, घातें अलग अलग है और भाग में दिया है तो क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। तो इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, y प्लस 3x का होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, y प्लस 3x का होल स्क्वायर। और कोई शेषफल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। यानी यहाँ से मुझे पता लग गया यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरा शेषफल क्या है, शून्य है। यानी इन दोनों में शेषफल दिए हुए हैं, तो ये तो मेरे ऑप्शन पहले ही इनकरेक्ट हो गए। अब मेरे सामने सिर्फ ये दो ऑप्शन है। तो देखो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, तो क्या आ जाएगा 6xy प्लस बी स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर। अब देखो भागफल में कहाँ है ये, देखो यहाँ पर दिख रहा है 9x स्क्वायर 6xy और y स्क्वायर। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पर। जब प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे बहुत सारी मात्रा में, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, कि ये a प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सबसे पहले इस वाले बहुपद को इस फॉर्मेट में मैंने जमा लिया। तो यहाँ से मुझे a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू मिल गई 3x और b की वैल्यू मिल गई y। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, y प्लस 3x का होल क्यूब, तो देखो जब मैंने y प्लस 3x के होल क्यूब में भाग दिया किसका, y प्लस 3x का, तो y प्लस 3x से 3 पावर में से 1 पावर कट गई, बची क्या मेरे पास 2 पावर बची, यानी शेषफल क्या बचा, शून्य बचा। तो मैं क्या निकालूंगा, भागफल निकालूंगा। भागफल का मान कितना आ रहा है, y प्लस 3x का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9x स्क्वायर। ये मैंने कैसे किया बताएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया और मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब देखिए जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम भाग भी दे सकते हैं, मैं बताऊंगा कि वो भाग कैसे देंगे। देखिए सबसे पहले यदि चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। देखो भाग देख के बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने भाग दिया 27x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर y प्लस 9xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये मैंने भाग दिया। तो देखिए भाग किससे दे रहा हूँ, y प्लस 3x से दूँ या 3x प्लस y से दूँ, बात एक ही है, क्योंकि 2 प्लस 3 जोड़ू या 3 प्लस 2 जोड़ू, बात क्या आती है, एक ही बात आती है। तो क्या करेंगे, 3x प्लस वाई से भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
पहली टर्म का भाग देते हैं किसमें, पहली टर्म में, पहली टर्म का भाग देते हैं किसमें, पहली टर्म में। तो मुझे देखो क्या मिल जाता है, जब मैं 27x³ में भाग देता हूँ किसका, 3x का, तो मुझे मिलता है 3 से कटेगा 27 कितनी बार, 9 बार, और x से कटेगा क्यूब कितनी बार, 2 बार, तो मुझे मिल जाएगा 9x²। क्या मिलेगा मुझे, 9x²। जो मुझे यहाँ मिलता है मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट भागफल में रख दूंगा। क्या करूँगा, डायरेक्ट भागफल में रख दूंगा 9x²। जब मैं इनको भागफल में रख दूंगा तो जो भागफल में मेरे पास है उसको कंप्लीट पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो क्या आएगा, जब 9x² को गुणा करूँगा 3x से तो क्या मिल जाएगा, 27x³। क्या मिल जाएगा, 27x³। जब 9x² को गुणा करूँगा किससे, 22 से, तो मेरे को क्या मिलेगा, 9x² मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, जनरली हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं, जनरली हम भाग देते हैं जैसे 15 में भाग दूँ 7 का, तो सबसे पहले क्या करूँगा, 2 बार भाग जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। फिर क्या करूँगा, इसको घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, भागफल होगा, ये मेरा क्या होगा, शेषफल होगा, ये मेरा क्या होगा, भाजक होगा, ये मेरा क्या होगा, भाजक होगा, और ये मेरा क्या होगा, भाज्य होगा। आया समझ में। यानी हम क्या करते हैं, इन भागफल और भाजक को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद में जो है उसको घटा देते हैं, तब मुझे क्या मिल जाता है, शेषफल मिल जाता है। यदि मेरा आगे भाग नहीं जा रहा है, और यदि मेरा आगे भाग जाता होता है तो मैं क्या करता हूँ, आगे भी इसका भाग दे देता हूँ। देखें, इधर से मिल गया मुझे 9x²y। अब क्या करूँगा, घटा दूंगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। देखो 27x³ से 27x³ कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। इधर मेरा क्या बचेगा, 27x² 9x²y। जब 27x² में से मैं क्या घटाऊंगा, 9x² घटाऊंगा। 27 में से जब 9 घटाऊंगा क्या मिल जाएगा मुझे, 18x² रिमेनिंग उतार दूंगा, बचा हुआ सारा उतार दूंगा नीचे ही, xy² प्लस y³। अब वही प्रोसेस को दोबारा दोहराऊंगा, वही प्रोसेस को दोबारा दोहराऊंगा। पहली टर्म क्या है, 18x²y। पहली टर्म क्या है, 18x²। पहली टर्म क्या है, 18x²y, 18x²y। इसमें भाग दूंगा किसका, 3x का। देखो 3 से कटेगा 18 कितनी बार, 6 बार, और x से कट जाएगा x² का स्क्वायर। मेरे पास क्या बचेगा, 6xy। तो क्या लिख सकता हूँ, 6xy। क्या लिख सकता हूँ, 6xy। अब क्या करूँगा, इस 6xy को इधर दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मिल जाएगा, 6 को गुणा करूँगा 3 से 18, x को गुणा करूँगा x² आ जाएगा, और y ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो 6xy किससे भी गुणा होगा, y से भी गुणा होगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस 6xy²। देखो वही प्रोसेस करना है, घटा दूंगा, ये मैंने घटा दिया, ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, 9 में से जब 6 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 3xy² प्लस y³ बचेगा या नहीं बचेगा। अब क्या करूँगा, वही प्रोसेस दोबारा करूँगा, 3xy² में भाग दूंगा किसका, 3x का। देखो कितनी बार जाएगा, y² बार, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, y² लिख दूंगा। अब y² को मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों से तो क्या मिलेगा मुझे, 3xy² प्लस y² को मल्टीप्लाई करूँगा y से, y³ घटाऊँगा तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, और y³ से y³ कैंसिल हो गया। क्या मिल गया मुझे, 0, यानी कुछ नहीं मिला। तो मेरा शेषफल क्या रहा, 0 रहा, और भागफल क्या रहा, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखो वही आंसर आ गया जो हमारा पहले आया था। तो देखो कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे तो डायरेक्ट भाग दे लो, यदि आपको देखते ही समझ में आ रहा है, यदि आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है, तो एक बार बना के देख लो, क्या पता अपना
जल्दी सॉल्व हो जाए, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो देखो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे भाग देना है। सबसे पहले देखेंगे कि हमें भाग किस में देना है, इसमें भाग देना है, इस वाले बहुपद में भाग देना है, और किसका भाग देना है, 3x प्लस वाई का भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली टर्म है 27x क्यूब, उसमें भाग देंगे किसका, 3x का। जब मैंने 27x क्यूब में भाग दिया किसका, 3x का, तो मुझे क्या मिल गया, 9x स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया, 9x स्क्वायर मिल गया। अब मुझे जो मिला है वो मैं कहाँ लिखूंगा, भागफल में लिखूंगा, और जो भागफल में लिखा है उसे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, गुणा करूंगा किससे, भाजक से, और भाजक में जितने भी पद हो सबसे। तो देखो 9x स्क्वायर को जब मैंने गुणा किया 3x से, तो मुझे मिल गया 27x की घात 3, 27x की घात 3। अब देखो 9x स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया किससे, y से, तो मुझे मिल गया क्या, 9x स्क्वायर y। अब देखो नॉर्मल भाग के प्रोसेस में दोस्तों हम करते क्या हैं, डायरेक्ट घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस था, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर भी प्लस है, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये 27x क्यूब से 27x क्यूब कट जाएगा, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो मेरा 0 मिलेगा। अब देखो 27x स्क्वायर वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई, इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा 27 में से 9, तो मुझे मिलेगा क्या, 18x स्क्वायर वाई। अब मुझे मिल गया 18x स्क्वायर वाई। तो मैं क्या करूंगा, बची हुई जो संख्याएं हैं, बची हुई जो पद हैं, उनको नीचे उतार लूँगा। नीचे जब मैंने उतार लिया तो वही प्रोसेस को मैं दोबारा करूंगा, यानी पहले पद में भाग दूंगा किसका, पहले पद का। 18x स्क्वायर वाई में मैंने भाग दिया किसका, 3x का। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, सबसे पहले 6x वाई मिल गया। क्या मिल गया, 6x वाई मिल गया। 6x वाई को क्या करूँगा, इस पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6x वाई को जब मैंने गुणा किया 3x से, तो मुझे मिल गया 18x स्क्वायर वाई। और जब 6xy को मल्टीप्लाई किया y से, तो मुझे क्या मिल गया, 6xy स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस था, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ भी प्लस था, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखो इधर क्या बचा, 9xy स्क्वायर में से 6xy स्क्वायर को जब मैंने घटाया तो मुझे मिला 3xy स्क्वायर। रिमेनिंग पद यानी शेष पद था, उसको मैंने क्या किया, नीचे उतार दिया। तो मुझे क्या मिला, 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो देखो जब 3xy स्क्वायर में मैंने भाग दिया 3x का, 3x स्क्वायर वाई में मैंने भाग दिया 3x का, तो मुझे क्या मिला, वाई स्क्वायर मिला। वाई स्क्वायर को मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया। अब वाई स्क्वायर का मैं क्या करूँगा, सेम पहले वाला जो प्रोसेस था, यानी वाई स्क्वायर जो मुझे मिला है उसका क्या करूँगा, इस पूरे भाजक में गुणा कर दूंगा। तो वाई स्क्वायर का जब मैंने गुणा किया किससे, 3x से, तो मुझे क्या मिला, 3x वाई स्क्वायर मिला। और जब वाई स्क्वायर का गुणा किया y से, तो मुझे क्या मिला, वाई क्यूब मिला। तो वही प्रोसेस किया मैंने, घटा दिया, यानी यहाँ पर प्लस था, मैंने क्या कर दिया, माइनस, प्लस था, क्या कर दिया, माइनस। अब देखिए 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर, ये दोनों घट रहे हैं, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और वाई क्यूब में से जब वाई क्यूब जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कुछ भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा। यानी मेरा शेषफल क्या है, 0, और भागफल क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा करने के बाद में मेरे को क्या ऑप्शन मिल जाएगा, सी ऑप्शन, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखो दोस्तों, ऐसा आपको लग रहा होगा, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आपने प्रैक्टिस ढंग से नहीं की है भाग देने की, बीजीय व्यंजकों के भागों की, गुणा की, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं या ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, या हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर, तो मैंने आपको बताया है कि हमें भाग कैसे देना है। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ना चालू करेंगे तो मैं डिटेल में आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल के साथ में इस चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हमें भाग देना है। 2 घात में कैसे भाग देना है, 3 घात में कैसे भाग देना है, 4 घात में कैसे भाग देना है। अभी के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा कि
कैसे भाग दिया गया है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पहले कभी देखा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। और यदि आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे भाग देना है। फिर आप बड़े से बड़ी संख्या, बड़े से बड़े बहुपद में भी भाग दे सकेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप निरंतर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए एक भी लेक्चर मिस हो गया, यदि आपका एक भी लेक्चर मिस हो गया तो क्या पता एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो देखो जब आप तैयारी करने की सोच रहे हो तो एक भी लेक्चर यानी एक भी पॉइंट हमसे मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। देखो छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लेके चल रहा हूँ, कौन सा गलत है और कौन सा सही है। देखो अंकित मूल्य यानी मैं बाज़ार से कोई सामान परचेज करने गया, यानी मैं बाज़ार से कोई सामान परचेज करने गया, उसका मूल्य था 100 रुपये, उस पर जो प्राइस टैग लगा था यानी मैक्सिमम प्राइस यानी प्राइस टैग जो लगा हुआ था। जैसे कोई भी मॉल में हम सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान पे उसका प्राइस टैग लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि वो कितने रुपए का प्रिंटेड है। देन हम जब लेने जाते हैं काउंटर पे तो उसमें कुछ परसेंट हमको ऑफ भी मिलता है या कुछ रुपए ऑफ मिलता है। तो देखो मेरा मैक्सिमम प्राइस यानी अंकित मूल्य मुझे क्या मिल गया बताइए, 100 रुपये। अंकित मूल्य कितना मिल गया, 100 रुपये। अब देखिए यदि उस पर 20% क्या है, छूट है, तो मुझे विक्रय मूल्य कितना मिलेगा, सेलिंग प्राइस 80 रुपये। यानी उसने कितने रुपए में बेचा, 80 रुपये में बेचा। हम मेरा क्रय मूल्य कितना था, मेरा क्रय मूल्य कितना था 80 रुपये और उसका विक्रय मूल्य कितना था 80 रुपये। मैं एज ए दुकानदार होकर सोचता हूँ कि 100 रुपये उस पर लिखा हुआ था और मैंने कस्टमर को 20 रुपये का ऑफ दे दिया, तो मैंने उसे कितने में बेचा होगा, 80 रुपये में बेचा होगा। यानी छूट हमेशा क्या होती है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर होती है। छूट हमेशा क्या होती है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर होती है। तो ये हमारा सत्य है, ये हमारा क्या है, सत्य है। जबकि हमें ढूंढना क्या है, असत्य ढूंढना है। अब देखो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैंने कोई सामान 100 रुपये का खरीदा, यदि मैंने कोई सामान 100 रुपये का खरीदा तो 100 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और उसे आपको 120 रुपये में बेच दिया, उसे आपको मैंने 120 रुपये में बेच दिया, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ, 120 रुपये। तो मेरा लाभ कितना हो गया, लाभ कितना हो गया, मैंने कोई सामान 100 रुपये में परचेज किया था यानी खरीदा था और 120 में बेच दिया, तो मेरा लाभ मुझे कितना मिल गया, 20 रुपये मिल गया। कितने रुपये मिल गया, 20 रुपये मिल गया। तो यही चीज़ वो आपको दे रहा है कि मैंने जितने का बेचा माइनस जितने का मैंने खरीदा वही मेरा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये भी मेरा क्या है, सत्य है। अब देखो हानि क्या होती है, जैसे मैंने कोई सामान 100 रुपये का खरीदा और उसको मुझे बेचना पड़ा कितने रुपए में, 80 रुपये में बेचना पड़ा। यदि मैंने कोई सामान 100 रुपये का खरीदा और 80 रुपये में बेचना पड़ा, यानी मेरा क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। तो ध्यान रखिए मुझे कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपये की हानि हुई। 20 रुपये मेरी जेब से मेरे एक्स्ट्रा चले गए। लाभ तो हुआ नहीं बल्कि हानि भी हो गई। तो जब मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हानि मिलेगी। क्या मिलेगा, हानि। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास में, बी। तो यही मेरा क्या है, असत्य है। देखो कैसे असत्य है। छूट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। छूट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बोल रहा है ऑप्शन। जबकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, जबकि मैंने अभी आपको बताया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है। तो जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य छूट कैसे हो सकता है। तो छूट क्या होगा, गलत होगा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। यानी वो हमसे पूछ रहा था कौन सा असत्य है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, असत्य है। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ये देखते ही खाली लॉजिकल सेंस के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल सेंस के ऊपर है। जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे
तो ये फॉर्मूले हम देखेंगे कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। बाकी ये सारे लॉजिकल सेंस के ऊपर है, इसमें कुछ भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट पढ़िए, ऑप्शन देखिए और टिक मारिए। अगला देखेंगे, देखो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो संख्याएं A C D वित्तानुपात में होती है यदि, देखो हमारे पास चार संख्याएं हैं, और जो अनुपात में दी गई है, और ये जो बीच में चिन्ह है ये किसका चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है। यानी मेरे को क्या मिल गया, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। समानुपात का रूल क्या होता है, समानुपात का रूल होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर जो पहला और आखिरी पद है उनका गुणनफल, यानी मध्य पदों का गुणनफल B गुणा C बराबर किसके होगा, A गुणा D। जब राशियां समानुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर रिमेनिंग पदों का यानी शेष पदों का गुणनफल, या हम कह सकते हैं पहले और चौथे पद का गुणनफल, यानी B गुणा C बराबर क्या होगा, A गुणा D। मुझे यहाँ से क्या मिल गया, B गुणा C बराबर A गुणा D। अब देखो तो संख्याएं A C D वित्तानुपात में होती है। वित्तानुपात क्या होता है, वित्तानुपात तीन राशियों के बीच में ज्ञात किया जाता है। वित्तानुपात का मतलब क्या होता है, वित्तानुपात का मतलब होता है बीच वाली का स्क्वायर बराबर किसके होगा, पहली और तीसरी के गुणनफल के बराबर, यानी मध्य पद का स्क्वायर बराबर पहली व तीसरी संख्या का गुणन। ये क्या हो जाएगा, मेरा वित्तानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वित्तानुपात। वित्तानुपात क्या हो जाएगा, मध्य पद का स्क्वायर बराबर पहली व तीसरी का गुणनफल, यानी मुझे यहाँ से क्या मिल गया, सी स्क्वायर बराबर ए बी। अब देखो एक तरफ तो मुझे मिला सी स्क्वायर बराबर ए बी, और एक तरफ क्या मिला, बी सी बराबर ए डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताइए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए सी डी है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ए और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला और आखिरी पद ए डी हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए डी। इसका मतलब क्या है कि ये कब होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब देखो ये ए डी और ये ए डी ये दोनों सेम है, यानी सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी सी के होगा, यानी सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी सी के होगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक सी को कैंसिल कर दूंगा एक सी से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी बराबर बी। अब देखो यदि ये है, यदि b बराबर c है, यदि b बराबर c है तो a b c d जो समानुपात में दे रखे हैं उनमें से a c d वित्तानुपात में होगा, उनमें से a c d क्या होगा, वित्तानुपात में होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि a b d भी वित्तानुपात में होगा। यदि यहाँ पर मुझे a b d गिवन होता, यहाँ पर क्या गिवन होता, ए बी डी गिवन होता, तो भी मैं क्या निकाल देता, वित्तानुपात से बी बराबर सी निकाल देता, और यही मुझे क्या करना था, निकालना था। आ गया आंसर, देख लो। सबसे पहले क्या किया, समानुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर पहली व चौथी संख्या का गुणनफल कह सकता हूँ, या रिमेनिंग शेष पदों का गुणनफल कह सकता हूँ, यानी बी गुणा सी बराबर ए गुणा डी। ये मुझे किससे मिल गया, ये समानुपात से मिल गया। अब देखो वो बोल रहा है ए सी डी वित्तानुपात में है। वित्तानुपात का मतलब क्या होता है, तीन राशियां वित्तानुपात में कब होती है, जब होती है जब मध्य पद का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहली व तीसरी संख्या का गुणनफल होता है। तो मध्य पद मेरे पास क्या है, सी है, तो सी का स्क्वायर बराबर ए डी। ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, यानी ये दोनों कंडीशनें एक साथ में कब सेटिस्फाई होंगी, कब ये पॉसिबल होंगी, जब बी सी को बराबर कर दूं किसके, सी स्क्वायर के, क्योंकि इधर वाला पार्ट ए डी और ए डी दोनों फिक्स है। तो क्या करूं,
बी सी को बराबर कर दूं किसके, सी स्क्वायर के। तो मैंने क्या किया, सी स्क्वायर बराबर क्या कर दिया, बी सी कर दिया। एक सी से मेरा एक सी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया मुझे, सी बराबर बी, यानी बी बराबर सी। और यही मेरे ऑप्शन में है और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखें अगला क्वेश्चन। 210 रुपये को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के प्राप्त धन क्रमशः होंगे। देखो दो बंदे हैं, एक तो है राम और एक है श्याम, एक तो है राम और एक है क्या, श्याम। दोनों के धनों का अनुपात दे रखा है 7:3 और टोटल मुझे दे रखा है कितना, 210 रुपये। टोटल कितना दे रखा है, कुल 210 रुपये दे रखा है। देखो राम और श्याम का अनुपात दे रखा है कि कितना इनमें बांटा गया है और कुल दे रखा है कितना, 210 रुपये। देखो अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग अनुपात वाले मेथड से अलग अलग इनका निकाल सकता हूँ कि इसको कितना धन मिला होगा और इसको कितना धन मिला होगा। देखो कैसे निकालेंगे, जब मैं अनुपातों का योग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10। क्या मिलेगा, 10, यानी 7 को और 3 को मैंने जोड़ा तो 10, यानी जब मेरे पास में कुल 10 रुपये होंगे, जब मेरे पास में कुल 10 रुपये होंगे तो 7 रुपये मैं किसको दूंगा, राम को दूंगा, और 3 रुपये किसको दूंगा, श्याम को दूंगा। यही चीज़ वो बताना चाह रहा है कि यदि उसके पास में 10 रुपये हैं तो 7 रुपये किसको देगा, श्याम को, राम को देगा, और 3 रुपये किसको देगा, श्याम को देगा। लेकिन उसके पास कितने रुपये हैं, 210 रुपये हैं, यानी 10 रुपये का मान किसके बराबर है, 10 अनुपात का मान 210 रुपये के बराबर है। यानी 1 अनुपात का मान किसके बराबर है, 210/10, यानी 21 के बराबर है। यानी 1 अनुपात का मान किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो देखो इसको राम को कितना अनुपात मिला है, 7 अनुपात। तो राम का धन कितना हो जाएगा, 7 × 21, और श्याम का कितना हो जाएगा, 3 × 21, क्योंकि 1 का मान किसके बराबर है, 21 के बराबर। तो 7 का मान किसके बराबर होगा, 7 × 21 के बराबर। और जब 1 का मान बराबर है 21 के तो श्याम के पास में 3 है, तो 3 का मान किसके बराबर होगा, 21 के। तो देखो 7 × 21 मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 147, और 3 × 21 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। पूछ क्या रहा है, दोनों के धन पूछ रहा है। तो राम को कितना मिला, 147, और श्याम को कितना मिला, 63। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो आया समझ में, एक बार वापस रिपीट करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, उनके पास कुल धन कितना था, 210 रुपये, और उनके धनों का अनुपात कितना है, 7:3, यानी अनुपातों का योग करूँ तो 10 का मान किसके बराबर है, 210 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 21 के बराबर। राम को कितना मिला है, 7 मिला है। जब 1 का मान मेरे पास 21 है तो 7 का मान कितना होगा, 147, यानी राम को कितने रुपए मिले, 147 रुपये मिले। और श्याम को जब 1 का मान 21 के बराबर है तो 3 का मान किसके बराबर होगा, 63 के बराबर। यानी राम को मिल गए 147 और श्याम को मिल गए 63 रुपये। देखें अगला, एक चतुर्भुज की रचना के लिए उसके लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, किसी भी चतुर्भुज की हमें रचना करनी है, यदि किसी भी चतुर्भुज की हमें रचना करनी है तो हमें कम से कम उसके 5 अवयव ज्ञात होना आवश्यक है। उसके कम से कम 5 अवयव ज्ञात होना आवश्यक है। देखिए, या तो 4 भुजाएं 1 विकर्ण दिया हो, 3 भुजाएं 2 विकर्ण दिए हो, या 3 भुजाएं 2 कोण दिए गए हो, 4 भुजाएं या 1 कोण दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, लेकिन कम से कम कितने अवयव चाहेंगे हमको, 5 अवयव चाहेंगे। डायरेक्ट याद रखना कि एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमें कम से कम 5 अवयव ज्ञात होना आवश्यक है। कितने अवयव, 5 अवयव। अगला देखेंगे, कोई व्यक्ति X 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर Y को बेचता है। Y उसी साड़ी को 10% की हानि से Z को बेचता है, तो Z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। तो देखेंगे बोल रहा है कि कोई बंदा है X,
वो 10% लाभ पर 100 रुपये की एक साड़ी है, उसको 10% लाभ पर किसको बेच रहा है? वाई को बेच रहा है। और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि पर किसको बेच रहा है? जेड को बेच रहा है। पूछ रहा है हमसे कि जेड ने वह साड़ी कितने में खरीदी, यानी 100 रुपये की एक साड़ी पर सबसे पहले 10% का लाभ हो रहा है और उसके बाद में 10% की हानि हो रही है। तो क्या करेंगे? लास्ट मान हमको निकालना है। पहले 10% का लाभ करना है और फिर 10% की हानि करनी है, तो हमें हमारा मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? डायरेक्ट परसेंटेज वाला मेथड यदि मैं लगाऊं तो 100 रुपये की साड़ी पे क्या हो गया? सबसे पहले 10% का लाभ हो गया, यानी 110/100, और उसके बाद में 10% की हानि हो गई, यानी 90/100। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, क्या मिल गया मुझे? 99 रुपये। यानी जेड ने उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदा होगा? 99 रुपये में खरीदा होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये तो था मेरा परसेंटेज वाला मेथड कि क्या किया मैंने? 100 रुपये की साड़ी पे पहले 10% का लाभ कर लिया, यानी 110/100, और उसके बाद में क्या किया? 10% की हानि कर दी, यानी 90/100। तो मुझे क्या मिल गया? 99 रुपये आंसर मिल गया। अब देखिए, ये x है, ये y है और ये z है। एक 100 रुपये की साड़ी थी, क्या किया? 100 रुपये की साड़ी को x ने 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपये का 10%, 100 रुपये का 10%, मुझे क्या मिल गया? 10 रुपये मिल गया। यानी 10 रुपये का x ने लाभ कमाया। जब 10 रुपये का x ने लाभ कमाया और उसने 100 रुपये में खरीदा था, तो उसने क्या किया? कितने में बेचा होगा? 110 रुपये में बेचा होगा। कितने रुपये में बेचा होगा? 110 रुपये में बेचा होगा। वाई ने क्या किया? 10% की हानि ले ली। क्या किया? 10% की हानि ले ली। तो 110 का जब मैं 10% निकालूंगा, 110 का जब मैं 10% निकालूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? 11 रुपये। यानी जब बाई ने 110 रुपये का खरीदा और 10% की हानि, यानी 11 रुपये की हानि खा ली, तो अब उसे क्या कितने रुपये में बेचा होगा? 99 रुपये में बेचा होगा। 110 में से 11 को घटाऊंगा तो 99 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया? 99 मिल गया। पहला मेथड मेरा ये था, दूसरा मेथड मेरा ये है। क्या करूँगा? 100 का डायरेक्ट 10% लाभ 110/100 और फिर 10% हानि 90/100। क्या मिल गया? आंसर मिल गया 99। और x ने 100 रुपये की साड़ी को 10% लाभ पर बेचा, यानी 10% लाभ 10 रुपये, तो कितने में बेचा होगा? 110 रुपये में। और y ने 10% की हानि, यानी 110 का 10% कितना मिला मुझे? 11 रुपये। 110 का 10% कितना मिला? 11 रुपये मिला। यानी y ने 110 रुपये में कोई साड़ी खरीद कर और 11 रुपये की हानि से उसे बेच दिया, तो y ने कितने रुपये में बेचा होगा? 99 रुपये में। और y ने जितने रुपये में बेचा होगा, z ने उतने रुपये में तो खरीदा होगा, तो z ने 99 रुपये में खरीद लिया। तो z का मेरे पास आंसर क्या आ गया? 99 आ गया। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड होता है, मैंने आपको एक बताया था नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट का एक फॉर्मूला चलता है, ए बी का कुछ एक फॉर्मूला चलता है। कौन सा फॉर्मूला चलता है? जब 2 लाभ दिए गए हों, यानी लगातार क्रमवार 2 बार लाभ हो रहा हो या 2 बार हानि हो रही हो, या 1 बार लाभ या 1 बार हानि हो रही हो, यानी 1 बार बढ़ रहा हो 1 बार घट रहा हो, तो क्या फॉर्मूला लगाता हूँ? जब 1 बार 10% तो लाभ हो रहा है और फिर 10% क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो नेट यानी कुल क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करूँगा? सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी माइनस a गुणा b/100। क्या होता है? a माइनस बी माइनस a गुणा b/100। तो a का मान कितना है? 10, b का मान कितना है? 10 माइनस 10 गुणा 10/100। ये कैंसिल करूँगा, क्या मिल गया? 0 मिल गया। इधर से ये कैंसिल किया तो मुझे क्या मिल गया? माइनस का 1 मिल गया। यानी माइनस का 1 मतलब, माइनस का मतलब क्या है? हानि। माइनस का मतलब क्या है? हानि या कम। कितना? नेट कितना प्रतिशत कम पड़ेगा? 1% कम पड़ेगा।
तो मेरा कितना था तो शुरू में 100 रुपये था, तो 100 रुपये में जब मैं 1% कम करूँगा तो 100 का 1% कितना होगा बताएं, 1 रुपये। जब मैं 100 में 1 रुपये कम करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 माइनस 1 यानी 99 रुपये। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया, 99 रुपये मिल गया। तो देख लीजिए कैसे भी कीजिए आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी माइनस ए बी गुणा ए बी बटा 100। ए का मान 10 यानी पहले 10% बढ़ रहा है फिर 10% घट रहा है, तो 10 माइनस 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इधर से 100 से 100 कैंसिल होगा तो माइनस का 1%। माइनस का मतलब ये है कि हानि हो रहा है और कम हो रहा है, यानी जब मैं एक बार 10% बढ़ाऊं और फिर 10% घटाऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1% कुल फ़र्क पड़ जाएगा, 1% कम हो जाएगा टोटल में से। तो टोटल कितना था, 100 रुपये था, 100 का मैंने 1% निकाला, क्या आया मेरे पास में, 1 रुपये आ गया। जब मैं 100 रुपये में से 1 रुपये को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 99 रुपये मिल जाएंगे। देखें अगला, निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवृद्धि ब्याज के जो कि 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब लगाया जाए। देखो एक तरीका तो इस क्वेश्चन का ये है कि मैं फॉर्मूला लगा के इसके हर किसी के मान को ज्ञात करूं। पूछ रहा है किसके बराबर नहीं है, तो 3 का मान इसके बराबर आएगा और 1 का मान इसके बराबर नहीं आएगा। तो देखो चारों ऑप्शनों में मुझे चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। क्या होता है, यह है मिश्रधन, यह है मूलधन, यह है दर और यह है समय। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो इससे पहले मैं इसका मान निकालूंगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। जो इसके बराबर नहीं आएगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन यदि आपने चक्रवृद्धि ब्याज ढंग से पढ़ा है और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझते हैं तो आप डायरेक्ट ही देख के पता लगा सकते हैं। देखो कैसे कि देखो 48,000 3 वर्ष और 5% यहाँ मैं रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 48,000, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 48,000। तो मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या मिल गया, 48,000 1 प्लस 5 बटा 100 की घात 3। अब देखो इस ऑप्शन में देखता हूँ 48,000 सेम है। अब देखो इसमें बोल रहा है 6 महीने के हिसाब से ब्याज दर मुझे लगानी है। तो देखो जब ब्याज दर 6 माही हो, जब ब्याज दर 6 माही हो तो हम क्या करते हैं, दर को आधा कर देते हैं और समय को दुगना कर देते हैं। तो जब मैंने दर को आधा किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5% मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब मैंने समय को दुगना किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3, यानी वही मुझे प्राप्त हो गया, वही 3 किस्तें प्राप्त हो गई और वही दर 5% प्राप्त हो गई और वही मूलधन था 48,000 रुपये। यानी चाहे मैं इसका मान निकालूं और चाहे इसका मान निकालूं, दोनों मान क्या आएंगे, सेम आएंगे। यानी ये और ये बराबर है। और पूछ क्या रहा है, जो बराबर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगले में देखो ब्याज दर किस हिसाब से बोल रहा है, ब्याज दर बोल रहा है 4 महीने के हिसाब से। 4 महीने का मतलब 3 बार डिवाइड कर दिया, 12 महीने में जब 3 का डिवाइड किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, दर को भी 3 से भाग दे दूंगा और समय को 3 से क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा। तो देखो समय को जब मैंने 3 से गुणा किया तो मुझे क्या मिल गया, 3, और दर में जब मैंने 3 का भाग दिया मुझे क्या मिल गया, 5%। अब देखो मूलधन कितना है, 48,000, समय कितना है 3 किस्तों में और दर कितनी है 5%। समय कितना है 3 किस्तों में और दर कितनी है 5%। बताओ इसके और इसके बराबर है या नहीं, बिल्कुल है। तो ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 48,000 रुपये 9 महीनों के लिए 20% की दर से 3 महीने के हिसाब से। 3 महीने का मतलब क्या है, एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 महीने का मतलब है मैंने क्या किया, इसमें 4 का भाग दे दिया, 4 का क्या किया, भाग दे दिया। तो दर में भी क्या करूँगा, 4 का
भाग दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। और समय में 4 का गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 36 महीने, यानी 12-12 महीने की 3 किस्त, 12-12 महीने की 3 किस्त। या फिर मैं कह सकता हूँ 9 बराबर क्या होता है, 12 महीने के अकॉर्डिंग मैं निकालूँ तो 9/12 यानी 3/4, यानी 3/4। तो 3/4 को मैं गुणा करूँ, 3/4 को मैं गुणा करूँ किससे, 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी मुझे कितनी किस्त मिल गई, 3 किस्त मिल गई। देखो समय तीनों में 3-3 बराबर था, दर 5-5-5 बराबर थी और मूलधन भी 48,000 था। यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बचा क्या, ये, और यही मेरा क्या आंसर होगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 महीने के हिसाब से, यानी दर का क्या होगा, डिवाइड बाई 2, 2 भाग होंगे तो कितनी दर हो जाएगी, 7 सही 1/2%। और समय कितना हो जाएगा, गुणा 2 यानी 2। तो देखो ना तो इसमें समय बराबर है और ना इसमें दर बराबर है। देखो यदि हमें 3 में मिल गया है, जब हमें 3 ऑप्शन हमने इनकरेक्ट कर दिए हैं, 3 ऑप्शन हटा दिए हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आप चाहे, मेरी नज़र में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड में हो रहा है, तो यदि आप इसको सॉल्व करके ब्याज और मिश्रधन निकाल रहे हैं और इन चारों को भी सॉल्व करके ब्याज निकाल रहे हैं, तो देखिए आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं, आप सिलेक्शन से बहुत दूर है और आप अपने एग्ज़ाम में अपने टाइम को वेस्ट करोगे। लेकिन आप घर पे एक बार इसको वीडियो देखने के बाद निकालिएगा और निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर डी आया या नहीं। यदि आपको कहीं गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको रिपीट बताऊंगा कि निकालना कैसे था और कितना आया था। ठीक है, तो अभी आपके समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से, देखो मैं मानता हूँ ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको मैंने क्या किया, एक तिर्यक रेखा से काट दिया। पूछ रहा है पहले ऑप्शन में, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं। यानी मैं बोलता हूँ तिर्यक रेखा के इस तरफ ले लूँ तो अंतः कोण ये और ये हो जाएगा, इसको मान लूँ 1 और इसको मान लूँ 2। तो याद रखिए, एक बात बताइए, 1 कभी 2 के बराबर होता है क्या, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि 1 और 2 अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर नहीं होते हैं। अब देखो एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, जबकि एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो जेड के अंदर में बनते हैं। तो इसको मान लेता हूँ 3। तो यहाँ एकांतर कोण कौन से हो जाएंगे, 3 और 2। और ध्यान रखिएगा 2 हमेशा 3 के बराबर होगा, यानी एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसमें बोल रहा है एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखें, संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संगत कोण कौन से होते हैं, ये मान लेता हूँ 4। तो आपका संगत कोण कौन सा होगा, 4 बराबर 2। बिल्कुल संगत कोण हमेशा कौन से होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे ये वाला संगत ले लो या 1 और 5, ये वाला संगत ले लो, 1 बराबर 5, हमेशा क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य है, हमने बता दिया कि संगत कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। पूछ रहा है आपसे, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। पूछ रहा है आपसे, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो सकता है क्या, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। अगला देखें, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिख रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा
ऊंचाई। ये मेरा आंसर मुझे देखते ही मिल गया, ये मेरा आंसर मुझे देखते ही मिल गया। अब बताएं ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। किसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये किसी का भी क्षेत्रफल नहीं होता है। तो ये किसका क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये किसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये किसका होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो इसमें कुछ करना था क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। और ये मेरा आंसर मिल गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः। कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि बेलन क्या होता है, ये आपका बेलन हो गया, ये आपका बेलन हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और r+h। और आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये 3 फॉर्मूले बेलन में होते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr r+h। और आयतन क्या होता है, πr²h। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। इधर देखो पूछ रहा है पहले क्षेत्रफल बताना है फिर आयतन। देखो ये लिखा हुआ है क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या है, पहले जो पहले आ रहा है वही पहले आएगा। ऑप्शन में भी पहले बताना है क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो ये ऑप्शन गलत। और यहाँ भी क्या है, आयतन, ये भी गलत। अब देखो इधर देखो बोल रहा है 2πr r+h, होता है या नहीं होता, 2πr r+h, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। और आयतन कितना होता है, πr²h, और आयतन ही पूछ रहा है πr²h, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। देखो इसमें क्या दे रखा, πr r+h। होता है क्या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr r+h। ये तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये बेलन का आयतन πr²h। देखो ऑप्शन मिल गया देखते ही बी। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके 2012 में पूछे गए थे और 2015 में कैसे पूछे गए थे आपको बताया था। 2017 का भी पेपर मैं आपको हल करवा चुका हूँ। यानी पेपर का लेवल धीरे धीरे अप होता जाता है, पेपर का लेवल धीरे धीरे अप होता जाता है। बताऊंगा मैं आपको अपने अगले वीडियोस में, जब हम इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे रीट की, जब हम बताएंगे आपको कि रीट का सिलेबस क्या है, रीट में किस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से अंकों का विभाजन किया जाता है, और रीट का हम किस योजनाबद्ध तरीके से आपको पूरा अध्ययन करवाएंगे। ये मैं आपको जब हमारे सारे पेपर डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद में एक क्लास आपकी इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस क्लास और हमारी पूरी योजना की क्लास रहेगी। देन उसके बाद में हम हमारी चैप्टर वाइज स्टडी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आगे। चिन्ह देखो, ये वाला कौन सा चिन्ह है, टेली चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, टेली चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है वाला, टेली चिन्ह है। देखते ही पता लग गया, ना तो पाई चिन्ह है, ना बारंबारता है, ना दंड चित्र है। कौन सा चिन्ह है, टेली चिन्ह है। अगला देखेंगे,
बोल रहा है आंकड़ों 7 2 3 5 6 2 9 3 2 के लिए बारंबारता बंटन सारणी है। देखो दिया गया है स्कोर, तो स्कोर एक मान के चलो कि एक टीम के कुछ खिलाड़ी थे, कितने 3 3 6 9 खिलाड़ी थे, इन्होंने कुछ स्कोर बनाए हैं और ये स्कोर आपको क्या करना है, बारंबारता बंटन सारणी में दिखाने हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम कि जैसे मैं मान के चलूँ ये स्कोर 2 है, ये मैं मान के चलूँ क्या है, स्कोर 2 है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब स्कोर हमारे पास 2 है तो कितने बंदों ने स्कोर बनाया, 2 कितने बंदों ने, एक तो दूसरे बंदे ने बनाया, एक आपके छठे बंदे ने बनाया और एक लास्ट 9वें बंदे ने बनाया। एक तो दूसरे ने, एक छठे ने, एक 9वें ने। तो 2 स्कोर कितने बंदों ने बनाया, 3 बंदों ने बनाया, यानी 3 बार 2 स्कोर रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब इसकी बारंबारता, यानी जितनी बार रिपीट हो उसको लिखते हैं बारंबारता में। और इधर क्या होता है, प्रेक्षण होता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो सकती है, चाहे कोई टीम हो सकती है, चाहे खुद खिलाड़ी हो सकता है, या कोई सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इधर तो होता है प्रेक्षण और इधर होती है बारंबारता। बारंबारता मतलब जितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार रिपीट हुआ है। तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद में देखेंगे 3 के बारे में बात करेंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार। तो 3 2 बार आ रहा है, यानी ये वाला सही है और ये वाला सही है। अब देखेंगे 4, इसमें 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो 4 कितनी बार बारंबार था, 0 बार, तो ये भी सही है। बात करेंगे 5 देखो कितनी बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। देखो दिख रहा है क्या, 5 1 बार, बिल्कुल सही है। अब देखो 6 की बात करेंगे, 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, बिल्कुल सही है। 7 की बात करेंगे, 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, बिल्कुल सही है। 8 की बात करेंगे, कहीं 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, यानी 8 कितनी बार है, 0 बार, ये भी सही है। 9 की बात करेंगे, 9 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 9 1 बार, बिल्कुल सही है। देखो इनका टोटल इनके टोटल के बराबर होना चाहिए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका टोटल करूँगा क्या आएगा, 3 और 2 5 6 7 8 9 है या नहीं बराबर, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक ऑप्शन हमें सही मिल गया। अब देखो ऑप्शन में उसने दे रखा है ए तथा बी दोनों, तो हमें बी भी चेक करना पड़ेगा कि बी में सही है या नहीं। और ये दे रखा है ए तथा बी दोनों में से कोई नहीं, लेकिन मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया, यानी ए तो है ही। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब बच्चा कौन सा, ये वाला। अगर ये वाला सही हुआ तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो मैं इसी चीज़ को आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़े कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। ऑप्शन में देखो, यदि आप ऑप्शन नीचे की तरफ नहीं देखते और यहीं देख के ए को टिक मार देते हो तो हो सकता है आपका गलत हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है ए तथा बी दोनों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों को चेक करना पड़ेगा। यदि दोनों आपके सही हैं तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, और यदि आपका ए सही है तो ए करेक्ट होगा, और बी सही है तो बी करेक्ट होगा। तो देखें बी को चेक करेंगे। देखो बी में दिख रहा है स्कोर 1, इस पूरे में कहीं भी स्कोर दिख रहा है क्या, 1 नहीं दिख रहा है। और बारंबारता दे रखी है 7 बार, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि स्कोर 1 ही है और 1 इसमें कहीं नहीं है। तो 1 की बारंबारता मुझे क्या मिलनी चाहिए थी, 0 मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे मिली कितनी, 7 मिली। इसका मतलब 1 की बारंबारता मुझे 0 मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी, मुझे 7 मिली। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो मुझे आंसर मिलेगा ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बोल रहा है निम्न में से कौन सी दशा 2 त्रिभुजों को सर्वांग करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऐसी कंडीशन है जो कंडीशन यदि हमें दी हुई हो तो मैं उस कंडीशन से सर्वांग समता सिद्ध नहीं कर सकता। वही कंडीशन हमको ढूंढनी है। देखो जब दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो, देखो मैं सर्वांग समता के जब हम नियम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में समान हो तो कौन सा नियम लगता है, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 नियम।
और इस नियम से क्या होता है, सर्वांग सम हो जाते हैं दोनों त्रिभुज। भुजा 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 नियम से क्या होता है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। बोल रहा है कि पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये तो पर्याप्त है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, यदि ऐसा हो तो आपको कौन सा नियम लगाना है, SAS, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा नियम। और ये नियम होता है कि भुजा कोण भुजा नियम से हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता को सिद्ध कर देते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो कौन सा नियम लगा देते हैं, ASA, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा और कोण, यानी ये इस नियम से भी हम क्या करते हैं, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। और लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, तीनों कोण बराबर हो। देखो, सर्वांग समता जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तीनों कोण बराबर हो तो तीनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी और दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर दिए गए हों तो वो सर्वांग सम होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन पर्याप्त नहीं है, ये वाली कंडीशन पर्याप्त नहीं है किन्हीं भी दो त्रिभुजों की सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए। यानी ये कंडीशन आपको दी गई हो कि दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं और बोल रहा है कि दोनों त्रिभुजों में जो तीनों कोण हैं, जो पहले त्रिभुज के तीनों कोण हैं वो दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो आपको क्या मिल गया, ये आपको आंसर मिल गया। क्या मिल गया कि सर्वांग सम को सिद्ध करने के लिए तीनों कोणों का बराबर हो। इससे हम सर्वांग समता को कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। बताएं, इसमें कोई पेन चलाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको यदि कंडीशन पता है तो आपको बिल्कुल भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है, विद्यार्थियों का एक समूह गर्मियों की छुट्टी में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जो कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित है। सांख्यिकी में इसी प्रकार से आंकड़ों के प्रदर्शन को क्या कहते हैं। देखो, ये वृत्ताकार आपको दिया गया है और बोल रहा है इतना पार्ट कला का, इतना पार्ट बोल रहा है इतना पार्ट कला का, इतना पार्ट साइकिल चलाना, इतना पार्ट नाव चलाना, इतना घोड़े पे सवारी, इतना नृत्य करना। देखो, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ हमको देखेंगे कि ये जो चित्र होता है, ये कौन सा चित्र होता है, पाई चार्ट होता है। क्या होता है, पाई चार्ट होता है, जिसको हम वृत्तीय आलेख भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वृत्तीय आलेख भी कह सकते हैं। तो यही वो हमसे पूछ रहा है कि यह वाली जो व्यवस्था है, यह वाली इस तरीके से दर्शाना जो व्यवस्था है, ये कौन सी व्यवस्था है, पाई चार्ट है। पाई चार्ट है, बिल्कुल, ये आपको दिख गया पाई चार्ट या वृत्तीय आलेख, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता था। अगला देखेंगे, आयत चित्र आपको पता है कैसा होता है आयत चित्र, ये आपका आयत चित्र होता है। दंड चित्र कैसा होता है आपका, ये दंड चित्र होता है। तो ये वाली जो व्यवस्था है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पाई चार्ट। क्या कहेंगे, पाई चार्ट। अगला देखेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये आपका 2012 का पेपर था कि 2012 में आपके किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए थे। और तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।